आपका, तो उसको रिकॉर्डिंग कर लें। मैं आंसर बोल रहा हूं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज क्वासी फेडरल इन नेचर। ये इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, डिफाइन द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिटरी इन नेचर एंड द बॉडी इज फेडरल। ये इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द इनक्रेडिबल मिक्सचर ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर बोल रहा हूं 50 वर्ड में। इन पॉलिटिकल साइंस, the constitution can be categorized in two categories, federal and unitary one, where the federal constitution is based on the separation of power between the central and state and provide establishment of government at the both level. But in unitary type of constitution, government are established only in the central level, and the state, there are some administrative units to follow the rules and regulation made by the central government. Every country in the world can adopt any type of constitution, or any country of the world will adopt which type of constitution depend on the geography of the country, social system of the country, political scenario, cultural scenario, and the diversity of the society. In India's point of view, the development issue or social development issue was demanding a federal type of constitution, but the issue of national security and the issue of national integration was demanding unitary type of constitution. The framer of the Indian constitution decided to formulate a constitution which have the basic features of both type of constitution. That's why in normal circumstances, the Constitution of India look like a federal constitution, but there are some special provision like emergency, other provision of national security. In these circumstances, the Constitution of India becomes a unitary one. That's why the nature of the Indian Constitution is known as quasi-federal nature. हो गया आंसर? समझ में आया आंसर? मैं फटाफट बोल दिया। अब इसको लिखना, और लिखने के बाद मुझे चेक कराना। लिखते समय किसी को दिक्कत लगे तो मुझे बता देना पर्सनली। तो जैसे मैंने अभी बोला है ना, मैं क्या करूंगा, आजकल तो वो चलता है ना, वर्ड में, MS वर्ड में एक चीज आ गई है, स्पीकर लगा, मैं उसमें बोल दूंगा तो लिख जाएगा, आपको भेज दूंगा। 2 मिनट में बोल देना मुझे, ठीक है? चलो आगे पढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटे बोले। सर मुझे ये जानना था कि जैसे एग्जाम में जिस क्वेश्चन में आप जैसे बता रहे हैं कि काफी इम्पोर्टेंट और रेगुलरली पूछा गया एस्पेक्ट है ये क्वेश्चन का। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर इसी में पूछा गया, व्हाट आर द इंस्टेंसेस इन व्हिच द क्वाजी फेडरल नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सस्पेंडेड टुवर्ड्स अ मोर फेडरल। हाँ, आवाज कट गई बेटा आपकी। हेलो बेटा, आप टाइप कर दें, आवाज कट गई आपकी। हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगा विकास, चिंता मत करें, मैं 2 मिनट में कर देता हूँ। हेलो। हाँ बेटा, हाँ बोले हमारे। हाँ सॉरी सर, मैं बोल रहा था कि सर जैसे इसी उसमें द अनदर क्वेश्चन कैन बी रेज्ड कि इन व्हाट इंस्टेंसेस कैन इज द इंडियन क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर सस्पेंडेड टुवर्ड्स अ यूनिटरी स्ट्रक्चर। तो ये क्वेश्चन में क्या क्या आंसर्स आ सकते हैं? वन इज इमरजेंसी, वन इज लाइक।
हाँ, मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जिनमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल से यूनिटरी हो जाता है ना। तो ये अपन जब आगे अभी बहुत सारा पढ़ेंगे ना, तो हमें बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे ऐसा, फिर भी मैं बता देता हूँ अभी। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसमें, आर्टिकल 352। अब ध्यान से सुनना, आर्टिकल 352 क्या कहता है कि ड्यूरिंग द प्रोक्लेम ऑफ नेशनल इमरजेंसी, जब देश में नेशनल इमरजेंसी लग रही हो, तो राज्यों की जो लेजिस्लेटिव है वो पैरालाइज्ड हो जाएगी, वो काम नहीं करेगी, बल्कि पूरी पावर सेंट्रल के पास पहुंच जाएगी। तो देखो, सेंट्रल एम्पावर्ड हो गया। आर्टिकल 249 कहता है कि सेंट्रल से कोई भी सब्जेक्ट, कानून बनाने का सब्जेक्ट शिफ्ट करके, स्टेट से कोई भी सब्जेक्ट शिफ्ट करके सेंट्रल को दे दिया जाता है। फिर अपन जैसे कि टैक्सेशन की प्रोविजन देखें, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, जैसे जीएसटी जैसे बड़े टैक्स हैं, सब सेंट्रल को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो ये बहुत सारे ऐसे अपने को मिलेंगे एग्जाम्पल। तो चूंकि अपन ने शुरू किया है, इसको अपन को याद नहीं करना पड़ेगा अंबर इस आंसर को, इतने सारे प्रोविजन अपन पढ़ लेंगे कि हमें इतनी सारी बातें याद रहेंगी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी हो जाता है। उसमें से कोई भी 4-5 हम लिख देंगे, लेकिन उसमें हमेशा आर्टिकल 352 जरूर रहेगा ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, क्योंकि आर्टिकल 352 कहता है कि when the national emergency is proclaimed, then state legislative assembly will be overrid by the central legislative. State legislative assembly काम करना बंद कर देती है। वो आर्टिकल 356 जो आजकल चल रहा है कि क्या राष्ट्रपति शासन लगा दें क्या, राजस्थान में, बीच में मध्य प्रदेश में भी आई थी राष्ट्रपति शासन की बात, जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी लगा हुआ है राष्ट्रपति शासन। कि आर्टिकल 356 कहता है कि जब भी केंद्र सरकार को लगे कि राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है, तो राज्य की सरकार को डिसॉल्व कर दे और वहां प्रेसिडेंशियल रूल लगा दे। आप देखो इतना बड़ा, तो ये तो बिल्कुल यूनिटरी फीचर हो गया। तो ऐसे 4-5 एग्जाम्पल हम डाल पाएंगे। विकास पुरोहित का मैसेज आया है कि सर हिंदी में भी एक्सप्लेन करें, कर देता हूं। वही आंसर क्वासी फेडरल वाला 1 मिनट में हिंदी में बोल देता हूं, ध्यान से सुनना, बिल्कुल एज इट इज ट्रांसलेशन। राजनीति विज्ञान में संविधान को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, परिसंघीय प्रकार का संविधान और एकात्मक प्रकार का संविधान। परिसंघीय प्रकार का संविधान जहां केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्ति के पृथक्करण पर आधारित है, वहीं एकात्मक प्रकार का संविधान शक्ति के केंद्र में निहित होने पर आधारित है। कोई भी देश किस प्रकार के संविधान को अपनाएगा, ये उस देश की ज्योग्राफी, भूगोल, उस देश की अर्थव्यवस्था, उस देश की सामाजिक व्यवस्था, उस देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विविधता पर निर्भर करता है। जहां तक भारत का प्रश्न है, तो संविधान निर्माताओं ने प्रयास किया कि भारत के संविधान में सामाजिक विकास के उद्देश्य से परिसंघात्मक विषयों को शामिल किया जाए, परंतु राष्ट्रीय सुरक्षा और देश के एकीकरण के विषयों को पे आधार पे हमारे संविधान में एकात्मक लक्षण रहे। इसी कारण से भारतीय संविधान परिसंघात्मक और एकात्मक का एक अद्वितीय मिश्रण रहा, जो दुनिया में अतुलनीय प्रकार का संविधान है। विकास पुरोहित खुश। आगे पढ़ते हैं। अब हम ये समझ गए कि हमारे संविधान में दोनों के फीचर है, लेकिन हम ये भी जानते हैं, जो हम बार बार बोलते हैं, कि सामान्य परिस्थितियों में हम फेडरल हैं, विशेष परिस्थितियों में एकात्मक हो जाते हैं। जब हम ये बोलते हैं ना कि सामान्य परिस्थितियों में फेडरल है, तो इसका मतलब ये होता है कि ज्यादातर हम फेडरल हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति आपसे बोलता है ना, या आप किसी व्यक्ति के में बोलते हो सामान्य दिनचर्या की भाषा में कि जनरली वो बहुत सिंपल व्यक्ति है, लेकिन जब उसको गुस्सा आती है तो बहुत खतरनाक हो जाता है। तो इस बात का मतलब क्या होता है कि 99% वो बहुत सिंपल व्यक्ति है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो वैसे ही हम बोलते हैं कि नॉर्मली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फेडरल इन नेचर। इसका मतलब है ज्यादातर भारत का संविधान फेडरल है, और
कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं जब भारत का संविधान यूनिटरी हो जाता है। तो जब हम ये बोलते हैं कि भारत का संविधान फेडरल है, और फेडरल की विशेषता हम जानते हैं कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट दोनों लेवल पे पाई जाती है। सेंट्रल और स्टेट दोनों लेवल पर गवर्नमेंट पाई जाती है। जब हम ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट दोनों लेवल पे पाई जाती है, तो इसका मतलब है कि हम ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, तीनों लेवल पे पाई जाती है। अमेरिका, जो कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का बेस्ट एग्जाम्पल है, वहां पे गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, तीनों लेवल, केंद्र और राज्य दोनों पर पाई जाती है। हम प्योर फेडरल नहीं है। हमारे यहाँ याद रखना, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, विधायिका और कार्यपालिका, केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर पाई जाती है। लेकिन न्यायपालिका, जुडिशियरी, हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम को एडॉप्ट नहीं करती। वी हैव ए इंटीग्रेटेड जुडिशियरी सिस्टम। हमारे पास एक एकीकृत न्याय व्यवस्था है। एकीकृत का मतलब होता है जैसे माला में पिरो दिए जाते हैं ना फूल, कि सब एक ही धागे से जुड़े हुए हैं, वैसी एकीकृत न्याय व्यवस्था है जिसमें टॉप पर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके बाद बहुत सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट है। तो ये सब एक ही सीरीज से जुड़े हुए हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र का है। सुप्रीम कोर्ट में भी तो हम जाते हैं अपील करने। हम ये नहीं कह सकते कि हाई कोर्ट राज्य का है, ऐसा नहीं, सब सबके हैं ना। तो याद रखना, जुडिशरी में हम फेडरल सिस्टम को एडॉप्ट नहीं करते। हम बोलेंगे कि जुडिशरी में हमारे यहाँ एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, एक एकीकृत व्यवस्था है, जिसमें टॉप पर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पूरी एक चेन है। तो मतलब लेकिन ये तो है कि हम लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, केंद्र और राज्य दोनों में पाई जाती है ना। हमारे हाँ, भावना का मैसेज मिला। भावना, तुम तो पुरानी स्टूडेंट हो मेरी, तुम्हारे आंसर बहुत अच्छे थे, है ना। मैंने तुम्हारे भी पढ़े लिए, चिंता मत करें, है ना। और अच्छा लिखा है, तुम तो पढ़ चुकी हो पॉलिटी मुझसे बहुत सारी। तो एक एकीकृत व्यवस्था है। तो जब हम बोलते हैं कि सरकार दोनों स्तर पर, मतलब विधायिका केंद्र में अलग है, तो केंद्र की विधायिका मतलब लेजिस्लेटिव को पार्लियामेंट बोलते हैं, आप सभी जानते हैं। राज्य की विधायिका को विधानसभा बोलते हैं। केंद्र में एग्जीक्यूटिव को प्रधानमंत्री और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। राज्य में एग्जीक्यूटिव सीएम और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। क्लियर, इतनी बातें। अब जब आप कॉन्स्टिट्यूशन बहुत डिटेल में पढ़ लोगे तो ये सब बातें समझ जाओगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं। शेड्यूल मतलब होता है एक किस्म से लिस्ट, 12 अलग अलग लिस्ट दी हुई है। उसमें से 7वीं जो शेड्यूल है, 7th शेड्यूल, वो क्या कहती है, 7th शेड्यूल क्या कहती है कि 3 लिस्ट हैं 7th शेड्यूल में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब संविधान कहता है यूनियन लिस्ट में जो भी विषय होंगे, एट प्रेजेंट 100 सब्जेक्ट हैं, मतलब उन 100 सब्जेक्ट पे केवल केंद्र की विधायिका मतलब संसद कानून बनाएगा। स्टेट लिस्ट, जिसमें शायद अभी 62 सब्जेक्ट है, उन 62 सब्जेक्ट पर केवल राज्य की विधायिका विधानसभा कानून बनाएगी। और कंकरेंट लिस्ट, उसमें जो भी विषय हैं दोनों कानून बनाएंगे, केंद्र और राज्य। लेकिन जब केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएंगे और दोनों कानून में कहीं कॉन्फ्लिक्ट होगा, तब केंद्र का कानून इफेक्टिव माना जाएगा। आपको अब एक बात एग्जाम्पल दे दूं जिससे समझ में आ जाए। ये क्लियर है कि केंद्र सूची पे संसद कानून बनाएगी, राज्य सूची के विषय पर राज्य की विधानसभा कानून बनाएगी, समवर्ती सूची पे दोनों कानून बनाएंगे, पर यदि कहीं कॉन्फ्लिक्ट है तो केंद्र का कानून ज्यादा इफेक्टिव होगा। अब एक एग्जाम्पल समझते हैं। एजुकेशन,
एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, मतलब एजुकेशन पर के मामले में केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। मतलब आपका जो कॉलेज होता है ना, उसको आप देखते हैं डीएवीबी से या जिस भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हो, उससे मान्यता मिली होती है। लेकिन उसी कॉलेज को यूजीसी से भी मान्यता मिली होती है। यूजीसी सेंट्रल की बॉडी है, और जब कभी जैसे अभी परीक्षा कराएं कि ना कराएं, अलग अलग राज्य में अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग तरीके के बयान दे रही थी, तभी यूजीसी ने अपना लेटर जारी किया कि नहीं, ये कराना है। सबने माना। तो ये एग्जाम्पल है कि कंकरेंट की विषय है एजुकेशन, तो राज्य की यूनिवर्सिटी भी कानून बना रही है और यूजीसी भी अपने रूल्स रेगुलेशन भेज रही है। लेकिन जब कहीं टकराव होगा तो यूजीसी के माने जाएंगे, क्योंकि वो सेंट्रल का कानून है। ये विशेषता है समवर्ती सूची की। और केंद्र सूची राज्य सूची में ऐसा नहीं होता। द यूनियन लिस्ट एंड द स्टेट लिस्ट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। द यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है अपना अपना। केंद्र अपने विषय पे कानून बनाएगा, राज्य को कोई लेना देना नहीं। राज्य सरकार अपने विषय में कानून बनाएगी, केंद्र को कोई लेना देना नहीं। बस कंकरेंट में होता है दोनों कानून बनाते। इसलिए ये 3 लिस्ट क्यों बनाएंगी? जब आपको मैं आंसर बता रहा था तो मैंने एक लाइन बोली थी। ये लाइन ये बोली थी, इन फेडरल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन फेडरल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर क्लियर कट बाइफर्केशन ऑफ अथॉरिटी. Authority means authority to legislate, authority to execute. परिसंघीय प्रकार के संविधान में, परिसंघीय प्रकार के संविधान में सत्ता का स्पष्ट विभाजन होता है केंद्र और राज्य के बीच। जहां सत्ता के विभाजन का मतलब है कानून बनाने की सत्ता और कानून को लागू करने की सत्ता। तो देखो, हमने कर दिया भी विभाजन, केंद्र सूची राज्य सूची अलग अलग कर दी, इसलिए हम परिसंघीय हैं नीचे। ठीक, इस पूरी जो मैंने इतना बोला, इसका मतलब ये निकला कि मतलब हमें पूरी पॉलिटी को 2 बार पढ़ना पड़ेगा। एक बार केंद्र के लिए, एक बार हम केंद्र की विधायिका पढ़ेंगे, लेजिस्लेटिव पढ़ेंगे, और केंद्र की एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे। एक बार हम राज्य की लेजिस्लेटिव पढ़ेंगे और राज्य की एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे। फिर एक बार हम जुडिशरी को पढ़ेंगे। यही पॉलिटी का सिलेबस है कि केंद्र में कानून कैसे बनता है और उसको एग्जीक्यूट करने की एग्जीक्यूटिव कैसे काम करती है, राज्य में कानून कैसे बनता है, मतलब पूरा सिलेबस 2 बार एक किस्म से पढ़ना है। ठीक, यहां तक हम आ गए। अब हम शुरू कर लेते हैं केंद्र। अब याद रखना, अगले 20 दिन हमें केवल केंद्र सरकार के बारे में पढ़ना है। हम केंद्र के बारे में 20 दिन पढ़ेंगे तो राज्य के बारे में 2 दिन में कॉपी पेस्ट हो जाएगा, एक जैसा है। तो अगले 20 दिन हम अभी पढ़ रहे हैं पूरा संसद के बारे में, जिसका शुरुआत आज से कर रहे हैं। पार्लियामेंट, अब सबको पता है कि केंद्र और राज्य दोनों में विधायिका है, लेजिस्लेटिव है। अभी हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव। द लेजिस्लेटिव ऑफ द सेंट्रल इज नोन एज पार्लियामेंट। भारत में केंद्रीय स्तर पर विधायिका को संसद के नाम से जाना जाता है। द लेजिस्लेटिव ऑफ द सेंट्रल इज नोन एज पार्लियामेंट। क्लियर? अब बिल्कुल बहुत क्लियर रखना, कहीं कोई डाउट मत रखना, है ना। अब अगली लाइन सुनना। एज वी नो, इन पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट वी आर फॉलोइंग British Constitution. That's why Indian Parliament
have enough features like British Parliament. हम जानते हैं कि संसदीय प्रकार की सरकार में हमने ब्रिटेन की पार्लियामेंट को एडॉप्ट किया है, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को एडॉप्ट किया है। इसलिए भारत की संसद के जो काम करने का तरीका है, भारत के संसद के जो बनने का तरीका है, वो बहुत कुछ ब्रिटिश प्रकार का है। अगली बात, द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया इज कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। भारत की संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है। प्री का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। भारत की संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कई बार प्री में ये क्वेश्चन रहता है कि संसद 2018 में 20 वर्ड में क्वेश्चन लिखने आया है कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार संसद के गठन को बताइए। तो बता देता हूं, आर्टिकल 79 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79, द पार्लियामेंट इज द सेंट्रल लेजिस्लेटिव विच कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एज लोअर हाउस, राज्यसभा एज अपर हाउस एंड द प्रेसिडेंट। हो गए 20 वर्ड, 3 नंबर मिल गए। अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। बहुत ध्यान से सुनो, बहुत प्यार से पढ़ने का सब्जेक्ट है पॉलिटी, कोई टेंशन नहीं। अगली बात, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट ए member of either house of the parliament, but he is an integral part of the parliament because any bill cannot become law without presidential assent. सुनना, भारत का राष्ट्रपति संसद के 2 हाउस, लोकसभा, राज्यसभा, संसद के दोनों हाउस में से किसी भी हाउस का सदस्य नहीं होता, लेकिन किसी भी हाउस का सदस्य न होने के बावजूद वह संसद का एक अभिन्न अंग है। क्यों? क्योंकि संसद का काम है फॉर्मेशन ऑफ लॉ, कानून बनाना। वो कोई भी कानून तब तक बन नहीं सकता जब तक कि राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति ना दे दे। इसलिए राष्ट्रपति को संसद का एक अभिन्न अंग माना गया है। अब हम इस तरीके से यदि इस लाइन को समझते हैं तो हमें तो लगता है यार कि राष्ट्रपति जब संसद के दोनों हाउस में कोई बिल पास होगा, जैसे कि अभी धारा 370 को हटाने के लिए लाए, सीए अमेंडमेंट बिल लाए, जीएसटी बिल लाए जो बहुत विवादों में रहा, 3 तलाक का बिल लाए, तो फिर मन में तो हमारे ये आ सकता है कि यार मैंने अभी अभी बोला है कि जब तक राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करेगा तो कोई भी बिल कानून नहीं बन सकता। तो फिर ऐसे में तो लगता है यार कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी ऐसे कंट्रोवर्शियल बिल को रोक सकता है, सिग्नेचर ना करे। प्रश्न आना जायज है। तो फिर यहां सुन लें, जिन लोगों के मन में ये प्रश्न आ गया हो तो यहां सुन लें ध्यान से। आर्टिकल 74 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का आर्टिकल 74 क्या कहता है? देयर विल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर to aid and advise to the President of India, and 42nd Amendment Act 1976 added in this provision that the advice of the Council of Ministers will be bounded on the President of India. फिर से बोलता हूं, हिंदी में सरल भाषा में समझ में आए। आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होगी, मतलब प्रधानमंत्री मेन होगा उस मंत्री परिषद का। और 42वें संविधान संशोधन 1976 से संविधान में अमेंडमेंट कर दिया गया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह राष्ट्रपति को माननी पड़ेगी। लो, सब बात खत्म हो गई। अभी हम इतनी देर से पढ़ रहे थे कि एनी बिल कैन नॉट बिकम लॉ विदाउट द प्रेसिडेंशियल एसेंट, कि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता। लेकिन अभी हमने जस्ट 10 सेकंड पहले पढ़ लिया कि राष्ट्रपति अपना हर काम प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा और उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य है। मतलब यदि प्रधानमंत्री ने कहा है कि सिग्नेचर करो, मतलब करो। तो भैया राष्ट्रपति हमारे यहाँ रबर स्टैंप की तरह हो गया। क्लियर है? अब हमें पढ़ना है ये पार्लियामेंट के जो 3 ऑर्गन मैंने बताए, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों कैसे बनते हैं, तीनों कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे लोकसभा से, लेकिन इसकी शुरुआत करेंगे मंडे से। कल का आपका ऑफ रहेगा और बहुत जो हमने पढ़ा तो उसको थोड़ा सिस्टमेटिक करके आप लोगों को दूंगा मैं। संडे का ये फायदा लेंगे। आप लोगों को जो डाउट हो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। कल दिन भर मैं रहूंगा अवेलेबल। वैसे भी व्हाट्सएप पे तो कभी भी डाल दो, जागते रहता हूँ बहुत देर तक, बता दूंगा। ठीक, अब